वह भागते हुए आती है और रेयांश से परेशान होकर कुछ कह रही थी, जैसे वह उसके सामने लड़ रही हो, फिर उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। रेयांश उसके सामने डेविल स्माइल के साथ खड़ा था और वह बहुत ही एटीट्यूड से खनक को कुछ कह रहा था, जैसे कोई धमकी दे रहा हो। खनक इन धुंधली यादों को याद ही कर रही थी कि तभी एक आवाज से उसका ध्यान टूटता है। जान, ये तुम सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई? अभी तक तुमने अपनी दवाई नहीं खाई। रेयांश की आवाज से खनक का ध्यान टूटता है और सामने देखती है तो रेयांश उसके सामने दवाइयां लिए खड़ा था और हाथ में पानी का ग्लास। रेयांश फिर से फिक्र भरे लहजे में बोला, तुम्हें ब्रेकफास्ट किए कितना टाइम हो गया और अभी तक तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली? जब मैं दे रहा था तो तुमने कहा मैं ले लूंगी 5 मिनट में, अभी भी तुम्हारी 5 मिनट नहीं हुई ना? रेयांश ये कहते हुए उसके मुंह में मेडिसिन रख देता है और खुद ही उसे पानी पिलाता है। खनक भी चुपचाप अपनी दवाइयां खा लेती है। रेयांश उसके मुंह को टिश्यू से साफ करता है और उसकी गोद में रखे उनके शादी के एल्बम को देखता है। तभी खनक सवालिया लहजे में बोली, हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? रेयांश उसके सवाल को सुनकर चौंक जाता है क्योंकि इस वक्त खनक के चेहरे पर शक भरे एक्सप्रेशन थे। रेयांश उस एल्बम को बंद कर देता है और नॉर्मल टोन में बोला, हमारी लव मैरिज हुई थी। खनक फिर से सवाल करती है, हम दोनों पहली बार कहाँ मिले थे और कैसे? रेयांश उसके सवालों से परेशान था, वो उसे क्या बताए कि उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और कैसे प्यार हुआ, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ भी तो नॉर्मल नहीं हुआ था। रेयांश खुद को नॉर्मल दिखाते हुए मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, जान अभी नहीं, अभी मुझे ऑफिस जाना है, बहुत जरूर मीटिंग है, मैं रात को तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? ये कहते हुए वो खनक के माथे पर लाइट किस करता है। तभी कोई डोर नॉक करता है तो रेयांश जाकर दरवाजा खोलता है। सामने रूही खड़ी थी जो रेयांश को देखकर हड़बड़ा गई थी। रेयांश उसे नॉर्मल लहजे में बोला, क्या हुआ, कोई काम था? रूही हिचकिचाते हुए बोली, भैया भाभी से मिलना था। रेयांश दरवाजे के सामने से हटकर अंदर आता है और रास्ता देकर बोला, अंदर है। रूही अभी भी वहीं खड़ी रहती है तो रेयांश फिर से बोला, क्या हुआ, यही खड़ी रहोगी? जाओ, अंदर है तुम्हारी भाभी। रूही फिर से हकलाते हुए बोली, जी भैया। फिर वो धीमे कदमों से अंदर जाने लगती है तो रेयांश पीछे से अंदर आते हुए बोला, इतना हकला क्यों रही हो? लगता है तुम्हारी भाभी का रोग तुम्हें लग गया है। रूही पलटकर हैरानी से रेयांश को देखती है लेकिन रेयांश अभी खनक को देख रहा था। रूही अंदर आकर खनक से कहती है, भाभी कल से आप लोगों की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो हम सब आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मम्मी ने कहा है आप भी चलेंगी हमारे साथ। खनक को बाहर जाने को मिल रहा था तो वह खुश हो जाती है लेकिन फिर वह एक नज़र रेयांश पर डालती है जो अपना कोट पहन रहा था। रेयांश रूही की बात पर बिना उन लोगों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग जाओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसका बाहर ज्यादा देर घूमना ठीक नहीं होगा। खनक अपना मुंह बना लेती है और नाराजगी से बोलती है, इतनी भी कमजोर नहीं हुई हूं मैं, वैसे भी इतने टाइम से आराम कर करके बोर हो गई हूं, जाने दीजिए ना, आप भी तो ऑफिस जा रहे हैं, मैं घर पर क्या करूंगी अकेले? रेयांश खनक को समझाते हुए बोलता, जान जिद मत करो, तुम्हें जो चाहिए घर पर आ जाएगा, अभी तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। खनक जिद करते हुए बोलती है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। खनक अपने हाथ पैर बिस्तर पर मार रही थी और बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। रेयांश हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखने लगा। वो खनक को समझाते हुए बोला, जान ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? रेयांश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही खनक जिद करते हुए बोली, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस, जाने दीजिए ना प्लीज। रेयांश उसकी मासूमियत पर हार जाता है और उसे जाने की परमिशन दे देता है, लेकिन जाने से पहले वो खनक को बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देता है और खनक अच्छे बच्चे की तरह बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। रेयांश अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसने पहले ही एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम करवा दिया था और साथ में अतुल और शिवांश को भेजा था। रोनी बेचारा रेयांश के साथ ऑफिस में आया था और उसे अपनी स्वीटी की बहुत याद आ रही थी। शिवांश और अतुल सभी को लेकर शॉपिंग मॉल आ चुके थे। रूही, रिया, खनक, मोनिका और स्वीटी सभी लड़कियां अपनी अपनी शॉपिंग कर रही थी। रेयांश पूरा मॉल खाली करवाने वाला था लेकिन खनक की जिद पर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मॉल में भीड़ थी लेकिन उन लोगों को गार्ड्स अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे।
वही अतुल के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया था मोनिका के साथ टाइम स्पेंड करने का। उसने धीरे से मोनिका को बाकी लड़कियों से अलग किया और शिवांश को बाकी लड़कियों पर नजर रखने के लिए छोड़कर मोनिका को लेकर एक अलग फ्लो पर बने ब्राइडल सेक्शन की तरफ चला गया। ये एक ब्रांडेड और बेहद ही एक्सपेंसिव शोरूम था। ये ब्राइड और ग्रूम के कपल कॉस्ट्यूम मिलते थे। ये जगह काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग थे। अतुल मोनिका को लेकर वहां आ गया था। मोनिका परेशान होते हुए बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? ये तो काफी एक्सपेंसिव है। अतुल उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, हाँ यहाँ कपल कॉस्ट्यूम है, कोई एक तुम पसंद करो। वो लोग जहाँ खड़े थे वहाँ बहुत सारे डिजाइनर वेडिंग कपल कॉस्ट्यूम थे। मोनिका अपनी आंखें फाड़े देख रही थी, वो कैसे इसमें से कुछ पसंद कर सकती थी। वो अतुल को मना करती है तो अतुल खुद ही एक कपल कॉस्ट्यूम पसंद करता है। वहां की अटेंडेंट मोनिका को वो कॉस्ट्यूम ट्राई करवाने के लिए ट्रायल रूम में ले जाती है। मोनिका घबराते हुए उसके साथ अंदर जाती है। तभी अतुल उनके पीछे आता है और उस अटेंडेंट से कहता है, रुको, आई विल हेल्प हर, यू मे गो नाउ। वो अटेंडेंट अतुल की बात पर वहां से चली जाती है तो मोनिका शर्म से बोली, आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं? वो लड़की थी, मेरी हेल्प कर देगी। अतुल मोनिका को स्वीट स्माइल करते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकता मेरी रसमलाई? तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूं। अब सिर्फ 4 दिन तो बचे हैं हमारी शादी को। मोनिका को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अतुल उसे अपने साथ चेंजिंग रूम में ले गया। दोपहर का टाइम था और रोनी रेयांश के केबिन में खड़ा था और वह रेयांश को समझा रहा था। मैं क्या बोल रहा था बॉस? मेरा काम तो खत्म हो गया ना? तो मुझे ना बहुत जरूरी काम था, तो क्या मैं जाऊं? रेयांश अपने स्ट्रेट लहजे में बोला, क्या जरूरी काम है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। रोनी हड़बड़ाते हुए बोला, अरे बॉस, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। रेयांश वैसे स्ट्रेट लहजे में अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, और तुम्हारा ये छोटा सा काम मॉल में है ना? रोनी घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं तो बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कहीं और जाने वाला था। रेयांश थोड़े मायूसी वाले एक्सप्रेशन लिए बोला, मुझे लगा तुम मॉल जाने की बात कर रहे हो, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था। खैर ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। कहते हुए रेयांश अपनी जगह से उठा और बाहर जाने को हुआ तो रोनी पीछे भागते हुए बोला, बॉस, मैं भी तो वहीं जाने वाला था। रेयांश पीछे मुड़कर देखता है तो रोनी थोड़ा डर जाता है, तो रेयांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। इधर मोक्ष अपनी मीटिंग खत्म कर चुका था और उसने भी अब रिया के पास जाने का फैसला लिया था। वो भी अपनी ऑफिस से निकलकर मॉल की तरफ निकल गया था। मॉल में स्वीटी, रूही, खनक और रिया चारों घूम रहे थे और पीछे पीछे शिवांश उन पर नजर रख रहा था। शिवांश की नजर बार बार रूही पर जा रही थी और रूही अपनी ही धुन में और मस्ती में थी। थोड़ी ही देर में सबसे पहले वहां मोक्ष आ जाता है। वो अंदर आते ही शिवांश से कांटेक्ट करता है और वो लोग जिस एरिया में थे वहां चला जाता है। रिया मोक्ष को वहां देखकर हैरान थी। वही खनक एक स्टैच्यू को देखने में बिजी थी। रिया हैरानी से मोक्ष को देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोक्ष अपने कंधे ऊंचकाकर बोला, बस ऐसे ही, क्यों नहीं आ सकता क्या? अभी इन दोनों की बात हो ही रही थी कि तभी वहां रेयांश और रोनी आ गए। अब तो सभी के सभी हैरानी से मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। वही खनक अभी भी उस स्टैच्यू को अपलक निहार रही थी। रेयांश खनक को इस तरह देखकर उसके पास जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है तो खनक अचानक ही डर जाती है। वो जल्दी से पलटकर देखती है तो गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं डर गई थी। खनक के माथे पर पसीना आ गया था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रेयांश उसे सॉफ्ट लहजे में माफी मांगते हुए बोला, सॉरी जान, तुम डर गई, लेकिन इतना क्या सोच रही थी कि तुम डर गई? खनक थोड़ी सी नॉर्मल होते हुए बोली, मुझे लगता है जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, फिर मैं यहाँ खो गई थी, उसके बाद बहुत सारा अंधेरा। और खनक आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रेयांश उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, जान, ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है, मुझे तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। देखो तुम कितनी थक गई हो, हम घर चलते हैं, तुम्हारी सारी चीजें घर आ जाएगी। ये कहते हुए रेयांश उसे लेकर मॉल के बाहर की तरफ जाने लगता है। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के बीच में रेयांश खनक को लेकर चल रहा था। मॉल में आसपास में सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। एक पावरफुल और दमदार पर्सनैलिटी वाले इंसान को देखकर वो लोग पहले ही अट्रैक्ट थे, लेकिन अब उसके गोद में एक लड़की को देखकर वो सब हैरान थे। वही स्वीटी हैरानी से रोनी को देख रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
स्वीटी रोनी को अभी भी अपने पास खड़े देखकर बोली, तुम्हारे बॉस जा चुके हैं, जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? रोनी स्वीटी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोला, उनको प्राइवेसी चाहिए क्योंकि उनकी बीवी उनके साथ है और मुझे भी क्योंकि मुझे मेरी होने वाली बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना है। स्वीटी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रोनी सब देख रहे हैं, हाथ छोड़ो मेरा। रोनी उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोला, तो क्या हुआ, सब देख रहे? वो स्वीटी को अपने साथ मॉल के बाहर की तरफ ले जाने लगा था। वही मोक्ष रिया को अपने साथ ले जाते हुए बोला, चलो बेबी साथ में शॉपिंग करते हैं, हमने आज तक कभी साथ में शॉपिंग नहीं की। ये कहते हुए वो रिया को अपने साथ लेकर एक बहुत ही एक्सपेंसिव लॉन्गेरी शॉप पर लेकर आ गया और ये देखकर तो रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह हैरानी से मोक्ष को देखते हुए बोली, बेशर्म कहीं कि आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गए, मुझे नहीं करनी आपके साथ शॉपिंग। ये कहते हुए वह भागने को हुई कि तभी मोक्ष उसे पीछे से कमर से पकड़कर उठा लेता और शॉप के अंदर ले जाता है। रिया अपने हाथ पैर मारते हुए मना कर रही थी, लेकिन तब तक तो वो लोग अंदर जा चुके थे। अब सभी की सभी लड़कियां अपने पार्टनर के साथ जा चुकी थी और रूही अकेली रह गई थी, लेकिन वो शिवांश को अभी भी वहां देखकर जल्दी से उसके पास आती है और बोली, शिवांश चलो ना, हम कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिवांश थोड़ा झिझकता है, फिर स्ट्रेट लहजे में बोला, जी मैडम, आपको क्या खाना है? रूही शिवांश का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे ये मैडम मत बोला करो, कितनी बार बोला है? शिवांश अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोला, आप बॉस की बहन है तो मुझे आपको मैडम ही बोलना चाहिए। रूही चिढ़ते हुए उसका हाथ और जोर से पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी और सख्त लहजे में बोली, खबरदार अगर अपना हाथ पीछे खींचा तो। शिवांश ने अब कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो वैसे ही रूही के साथ खींचता चला गया। वही स्वीटी अभी भी रोनी को रोक रही थी, लेकिन रोनी उसे खींचते हुए बाहर ले आया था। वो उसे अपनी कार की पिछली सीट पर धक्का दे देता है तो स्वीटी मुंह के बल सीट पर गिर जाती है। रोनी उसकी बगल में बैठे हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और दहाड़ते हुए ड्राइवर से बोला, विला ले चलो और टर्न द म्यूजिक लाउडली। ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर गाड़ी भगा देता है और बहुत तेजी से म्यूजिक ऑन कर देता है। रोनी स्वीटी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहीं तुम्हारा ख्याल तो नहीं बदल रहा है ना? उस दिन भी तुम मुझे धक्का देकर भाग गई थी, जब भी करीब आने की कोशिश करता हूँ दूर भागती हो। स्वीटी कसमसाते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? अभी शादी नहीं हुई है हमारी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं अभी इसके लिए, छोड़ो मुझे। ये कहते हुए स्वीटी कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रोनी अपनी पकड़ उस पर मजबूत करते हुए बोला, कंफर्टेबल नहीं हूं मतलब? तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो ऐसा कहना चाहती हो? स्वीटी दर्द से कराहती हुई बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे छोड़ो, अभी मुझे दीदी के पास जाना है। रोनी उसे अपनी तरफ घुमाकर एक हाथ उसकी कमर में लपेट लेता है और एक हाथ से उसके सिर के पीछे के बालों को पकड़कर उसका फेस ऊपर करता है और अपनी सर्द आवाज में कहता है, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जितना स्वीट और इनोसेंट दिखता हूं ना उतना हूं नहीं। स्वीटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह नम आवाज में बोली, प्लीज रोनी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो जाकर बोल दो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। अगर तुमसे नहीं होता तो मैं बोल देती हूँ। रोनी को अब बहुत गुस्सा आता है, वो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चेहरा एकदम सख्त। उसने बहुत ही धीमी मगर सर्द आवाज में कहा, मिस स्वीटी शर्मा, भूल जाओ कि अब तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। भले ही तुम अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आई थी, लेकिन अब अपनी मर्जी से तुम नहीं जा सकती। मेरे छूने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, आज के बाद नहीं होगा। कहते हुए वो स्वीटी के होठों पर अपने होठ रखकर बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। स्वीटी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। करीब 15 मिनट बाद जब कार झटके से रुकती है तब जाकर रोनी को होश आता है और वह स्वीटी के होठों को छोड़ता है। स्वीटी अपने होठों को आजाद पाकर जोर जोर से सांसें लेने लगती है। विला आ चुका था। रोनी अगले ही पल स्वीटी को अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर चला जाता है। वो अपने कमरे में आकर स्वीटी को अपने बिस्तर पर पटक देता है। स्वीटी बिस्तर पर कुछ इंच उछलकर कर रह जाती है। बिस्तर काफी नरम था, इसलिए उसे चोट बिल्कुल नहीं आती है। वह बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसकते हुए रोनी को मना करते हुए कहती है, रोनी प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। रोनी अपने ब्लेजर को निकालकर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बिस्तर की तरफ बढ़ता है।
इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही सख्त था और आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जानवर जाग गया हो और ये देखकर स्वीटी जोर जोर से रोने लगती है। वो चीखने लगती है, नहीं जाने दो मुझे, पास मत आना। कहते हुए वो करवट लेकर बिस्तर की दूसरी साइड गिर जाती है। वो इस वक्त फर्श पर पड़ी थी। वो फर्श पर ही पीछे की तरफ खिसकते हुए रोनी के सामने हाथ जोड़ रही थी। रोनी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, तुम होश में नहीं हो इस वक्त। रोनी जो कि अब तक बुरी तरह गुस्से से पागल हो चुका था, वो जब स्वीटी को बुरी तरह रोते बिलखते देखता है तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े नरम पड़ते हैं। वो स्वीटी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो स्वीटी अपनी आंखें जोर से भींच लेती है। तभी उसे रोनी का सॉफ्ट टच उसके गालों पर महसूस होता है। रोनी उसका हाथ पकड़कर उठाता है और बिस्तर पर ठीक से बैठा देता है। स्वीटी डरते हुए सुबक रही थी। वो रोनी को अपनी नम आंखों से देख रही थी। रोनी उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है। स्वीटी सुबकते हुए रोनी को बोली, मुझे डर लग रहा है। रोनी उसे सॉफ्ट लहजे में पूछता है, किस बात का डर लग रहा है। स्वीटी वैसे ही सुबकते हुए, मुझे खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं आता, और शादी के बाद लड़कियों को बहुत सारे काम करने होते हैं। हमारी शादी इतनी जल्दी हो रही है कि मुझे कुछ सीखने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मुझे डर लग रहा है अगर मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे। कहते हुए स्वीटी जोर जोर से रोने लगी। रोनी हैरान होते हुए बोला, पागल लड़की, इतनी सी बात के लिए अपना इतना दिमाग खराब कर लिया। अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, शादी के बाद यहाँ आकर सीख लेना, और ना भी सीखना हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संभाल लूंगा जैसे अब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें संभालती आई है। स्वीटी अपने आंसुओं को साफ करते हुए नम आवाज में बोली, नहीं मैं सब सीख जाऊंगी। रोनी उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्वीटी अपना सिर ना में हिलाती है तो रोनी उसे अपने साथ बिस्तर पर लेटा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोला, चलो लास्ट टाइम रोमांस अधूरा रह गया था, उसे पूरा करते हैं। कहते हुए वो स्वीटी के होठों पर अपने होठ रखकर सॉफ्टली किस करने लगता है। वही रेयांश खनक को घर लेकर आ गया था, लेकिन खनक को सिर में हल्के हल्के दर्द हो रहा था और वो सिर पकड़े रेयांश की गोद में बैठी थी। वो रेयांश को सवाल करते हुए कहती है, क्या मेरा किडनैप हुआ था। रेयांश को पहले ही अंदाजा हो गया था कि खनक को कुछ न कुछ तो याद आ गया है, क्योंकि वो लोग जिस मॉल में गए थे वो शिमला के उसी मॉल का ब्रांच था जहां खनक पहली बार गई थी और नित्या ने उसे किडनैप करवाया था। रेयांश खुद को नॉर्मल रखते हुए नॉर्मल लहजे में बोला, जान बुरी यादों को याद नहीं करते, हमारी अच्छी यादों को याद करो। खनक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी और जल्दी हो भी जाती है, क्योंकि रेयांश उसे अपनी गोद में बिठाए उसका सिर सहलाते हुए उसे रिलैक्स करवा रहा था। वो अपने नॉर्मल लहजे में बोली, मॉल में मुझे कुछ याद आ गया था, बस इसलिए पूछ रही थी, लेकिन आप वहां क्या कर रहे थे। रेयांश उसे थोड़ा और करीब करते हुए बोला, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हें मिलने के लिए आ गया था। खनक का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, वही रेयांश थोड़ा बहक रहा था। रेयांश अपना फेस उसकी गर्दन में डालकर उसके गले पर किस करने लगता है तो खनक उसे रोकते हुए नॉर्मल टोन में बोली, अभी नहीं। रेयांश अब तक मदहोश हो चुका था, उसे रुकना नहीं था। उसने खनक की नाक को इग्नोर किया और उसे बिस्तर पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ गया। खनक ने अपने हाथ रेयांश के सीने पर रख दिए और उसे दूर करते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना मुझे। खनक का इस तरह बार बार मना करना रेयांश को अच्छा नहीं लग रहा था। खनक की हालत को देखकर हर बार वो उसका चिड़चिड़ापन बर्दाश्त कर लेता था, जो कि उसके स्वभाव के विपरीत था। उसने कभी भी किसी की नहीं सुनी थी, लेकिन वो सिर्फ खनक के लिए ही सॉफ्ट रहता था। लेकिन आज उसे खनक पर गुस्सा आ रहा था। उसने खनक के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा दिया और अपने चेहरे को खनक के चेहरे के बिल्कुल करीब करके गुस्से में धीमी आवाज से बोला, बस बहुत हुआ, जब देखो तब ना ना ना, बस यही होता है तुम्हारा। याद भी करती हो तो उल्टा सीधा सब याद आता रहता है। कभी मैं याद नहीं आता तुम्हें, मेरे साथ बिताए पल याद नहीं आते तुम्हें। अब और नहीं, आज नहीं रुकने वाला मैं, अभी चाहिए मुझे, समझी, और नखरे मत करना वरना दर्द होगा, फिर शिकायत करती रहोगी कि दर्द हो रहा है। खनक शॉक्ड थी, उसे रेयांश का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। अगले पल रेयांश ने उसके साड़ी का पल्लू हटा लिया और बहुत ही पैशनेट होकर उसके जबड़े से लेकर उसके सीने तक अपने सख्त होठों को रफली चलाने लगा।
रेयांश को गिल्टी फील होता है। वो खनक के माथे पर किस करते हुए उससे अलग होने को होता है तो खनक उसके गले में अपनी बाहें डालकर रोक लेती है। वो अपनी थकी हुई मगर मीठी आवाज में कहती है, क्या हुआ पतिदेव, आप दूर क्यों जा रहे हैं? रेयांश उसे हैरानी से देखता है। वो खनक को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, अब तक तो ना बोल रही थी, अब क्या हुआ? खनक उसके गले पर किस करते हुए बोली, लेकिन अभी तो मना नहीं कर रही हूं ना। वो मुस्कुराते हुए आह भरकर बोली, 3 दिन बाद शादी है और आप अपनी दुल्हन को अभी से परेशान करने लग गए। रेयांश वैसे ही खनक को बोला, ये तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, वरना बीवी तो तुम कब की मेरी बन चुकी हो। ये कहते हुए वह अपनी स्पीड बढ़ा देता है और खनक की सिसकियां और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा दिन शर्मा फैमिली को शादी तक सिंघानिया विला में शिफ्ट किया गया था। रिया के पेरेंट्स भी आ चुके थे। सिंघानिया विला के गार्डन को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था क्योंकि मेहंदी का फंक्शन यहीं रखा गया था। सारा अरेंजमेंट नीलिमा जी और सुनीता जी ने मिलकर किया था। रिया की मॉम भी आ चुकी थी तो अब वह भी नीलिमा जी और सुनीता जी की मदद में लग गई थी। रिया ने ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना था और कान में बड़े से ईयरिंग पहने थे। स्वीटी ने ग्रीन कलर का शरारा पहना था और उस पे लोग ईयरिंग्स पहनी थी। मोनिका और खनक ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी। मोनिका ने स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की साड़ी पहनी थी और गले में पतला सा नेकलेस और कानों में पतली लॉन्ग ईयरिंग्स। खनक ने सिफोन की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। खनक ने गले में लॉन्ग मंगलसूत्र और कानों में डायमंड के ग्रीन कलर के स्टड पहने थे। रिया और स्वीटी ने अपने बालों को खुला छोड़ हुआ था और ऊपर हल्की सी हेयर स्टाइल करवाई थी। वहीं मोनिका और खनक ने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। चारों लड़कियों ने हल्का मगर बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया हुआ था। आज पहली बार सिंघानिया विला में काफी सारे गेस्ट आए हुए थे। हालांकि शादी में नजदीकी लोगों को ही बुलवाया गया था। चारों दुल्हनों को स्टेज पर बिठाया गया था और मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। चारों को मेहंदी लग रही थी और उनके साथ काफी सारी लड़कियां बैठी हुई थी। कुछ गेस्ट थी तो कुछ रिलेटिव्स थी। रूही ने भी आज ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न पहना हुआ था और वह भी काफी अच्छे से तैयार होकर बैठी थी और वह भी मेहंदी लगवा रही थी। राजीव जी और दादाजी सभी गेस्ट के साथ थे। वहीं मोक्ष, रोनी, अतुल और शिवांश चारों एक साथ बैठे थे और उन्हें वहां से लड़कियां साफ दिख रही थी। मोक्ष रिया को देखा रहा था जो मेहंदी वाली को कुछ समझा रही थी। अतुल मोनिका को देख रहा था। मोनिका इस वक्त शर्मा रही थी क्योंकि उसकी एक सहेली उसे कान में कुछ कह रही थी। वही स्वीटी गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसके खुले बाल बार बार उसे परेशान कर रहे थे और रोनी के चेहरे पर उसे देखकर एक स्माइल आ जाती है। रूही जोर जोर से हंस रही थी और अपनी मेहंदी दिखा रही थी और शिवांश अपनी तिरछी नजरों से उसे देख रहा था। रेयांश इस वक्त उन चारों से थोड़ा दूर डॉक्टर्स के साथ बैठा। उन लोगों को उसने खुद ही इनवाइट किया था। रेयांश को भी खनक साफ साफ दिखाई दे रही थी जो काफी शांत थी और इस वक्त वो नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह अपने हाथों में मेहंदी को देख रही थी। रेयांश एक नज़र उसे देखने के बाद डॉक्टर से बोला, आप लोगों ने कहा था कि वो तभी ट्रिगर होगी जब उसके साथ कुछ ऐसा हो जो उसके खिलाफ हो। उसके साथ फोर्स किया जाए। डॉक्टर समीर बोले, जी सर, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं। कोई उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करे या फिर कोई लड़की किसी लड़के के खिलाफ फरियाद करे तभी वह ट्रिगर हो सकती है, तभी वह पर्सनैलिटी बाहर आ सकती है और यह बहुत रेयर है। रेयांश अभी भी खनक को देख रहा था। वह अपनी गर्दन हिलाकर बोला, समझ गया। तो कल उसने मेरा विरोध क्यों नहीं किया ये मुझे समझ नहीं आया। समीर जी रेयांश को हैरानी से देखने लगे तो रेयांश ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ नॉर्मल लहजे में कहा, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था। फिर वह अपनी जगह से उठा और अपने कदम खनक की तरफ बढ़ा दिए जिसकी मेहंदी अब तक लग चुकी थी और वो पूरी मेहंदी को देख रही थी। समीर जी हैरानी से कविता जी से बोले, ये इंसान अभी भी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? एक तो उसकी बीवी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, ऊपर से याददाश्त चली गई है। ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है। फिर भी कविता जी समीर जी की तरफ देखते हुए बोली, होता है ऐसा जब कोई काफी स्ट्रांग हो, सिचुएशन को हैंडल काफी अच्छे से कर लेते हैं, तभी नॉर्मल है। रेयांश खनक के पास जाकर नॉर्मल लहजे में बोला, चलो अब खाना खा लो, दवाई भी लेनी है तुम्हें। खनक अपनी नजरें ऊपर करके देखती है तो उसके सामने रेयांश खड़ा था जो अभी उसे ही देख रहा था और उसकी नजर मेहंदी में लिखे उसके नाम पर थी। खनक खड़ी होकर अपने हाथ आगे करके खुश होते हुए अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली, कैसी है? रेयांश नॉर्मल लहजे में बोला, हाँ बहुत अच्छी है। कहते हुए वो खनक को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है।
आसपास बैठी लड़कियों की नज़र रेयांश पर टिकी थी, लेकिन सब जानती थी कि उसके बारे में सोचना बेकार है क्योंकि उसका दिल जिस पर हार चुका है वो उसकी बाहों में थी। रेयांश खनक को लेकर अंदर आया और डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बिठा देता है। खनक बैठते हुए अभी भी मेहंदी को देख रही थी। वह धीरे से बोली, पिछली बार तो मैं मेहंदी लगा ही नहीं पाई थी, अच्छा हुआ कि दोबारा शादी हो रही है। खनक की बात पर रेयांश जो किचन की तरफ जा रहा था अचानक पलटकर देखने लगा। रेयांश पलटकर जब देखता है तो खनक अपने हाथों में लगी मेहंदी को अभी भी निहार रही थी। रेयांश फिर से किचन की तरफ गया और खुद ही प्लेट में खाना सर्व करके खनक के पास आ गया। रेयांश खनक को एक बाइट खिलाते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि तुमने पिछली बार मेहंदी नहीं लगवाई थी? क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? खनक अपनी गर्दन नामे हिलाकर मुकुराते हुए बोली, आप भूल गए, मैं कल हमारी शादी का एल्बम देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी। क्या हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई थी? रेयांश उसे खिलाते हुए बोला, हाँ ऐसा ही था, अब चुपचाप खाना खाओ, खाते वक्त बात नहीं करते। खनक अपना मुंह बना लेती है और चुपचाप खाने लगती है और दूर खड़ा कोई इन दोनों को देख रहा था। और ये थे रिया के पापा रविंद्र माथुर। वो जब से आए थे खनक को बड़ी गौर से देख रहे थे। मेहंदी खत्म होने के बाद सभी के पार्टनर्स अपनी अपनी पार्टनर को खाना खिला रहे थे। मोनिका अतुल के हाथ से खाना खाते वक्त बेहद शर्मा रही थी। वही मोक्ष रिया को खिलाते हुए उसे छेड़ भी रहा था तो रिया उसे डांट रही थी। स्वीटी तो रोनी को हुक्म दे रही थी, रोनी मुझे ये नहीं खाना, वो वाला खिलाओ, ये नहीं वो वाला। रोनी भी खुशी खुशी उसके नखरे उठा रहा था। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है। अब लड़कियों को अलग से एक साथ कमरा दिया गया था, वही लड़के भी एक कमरे में थे। मोक्ष, अतुल और रोनी तीनों ही अपनी अपनी वालियों को रात को मिलने का प्लान बना रहे थे। तभी शिवांश और रेहान आए और रेहान चहकते हुए बोला, हे सभी ब्रो, क्या कर रहे हो यार? चलो आप सबके एक लिए सरप्राइज है। रोनी हैरान होते हुए बोला, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? शिवांश खुश होते हुए बोला, वो तो साथ चलोगे तभी पता चलेगा ना। अब तीनों ही एक दूसरे के चेहरे देखते हैं और फिर उठते हुए बोले, चलो एक बार देखते हैं, पता तो चले कि क्या सरप्राइज है। पांचों लड़के विला के दूसरे हिस्से में बने गार्डन में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ थोड़ी सी लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम का इंतजाम किया हुआ था। रोनी, अतुल और मोक्ष हैरानी से सामने देखते हैं तो वहां छोटा सा स्टेज जैसा बनाया हुआ था। शिवांश और रेहान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी, मोनिका, रिया और रूही एक कमरे में बैठी थी। स्वीटी अंगूर खाते हुए बोली, मैंने आज शिवांश भैया को कहते हुए सुना था कि वो लोग बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये सुनते हुए रिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, बैचलर पार्टी? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम्हें सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी, जीजू के होते हुए यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्वीटी फिर से अंगूर का दाना अपने मुंह में डालते हुए बोली, और अगर परमिशन खुद जीजू ने दी हो तो? रिया हैरानी से बोली, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रूही बिस्तर से उठते हुए बोली, ये जानना हो तो खनक भाभी से मिलना होगा। अगर कमरे में रेयांश भैया उनके साथ हुए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो कमरे से गायब है तो समझ लो पक्की बात है। तभी मोनिका सवालिया लहजे में बोली, और उनके कमरे तक जाएगा कौन? क्योंकि मुझे अतुल ने कहा था कि वहां जाना मना है। सब ये सोच ही रही थी कि रिया ने रूही के सामने देखा तो रूही अपनी गर्दन नामे हिला देती है तो रिया बोली, तू शॉपिंग के लिए भी तो दीदी को बुलाने गई थी, तूने ही कहा था कि जीजू ने तेरे साथ अच्छे से बात की थी। अब सभी की नज़र रूही पर होती है तो रूही अपने कंधे उचकाकर कहती है, ठीक है, सब मुझे ही बलि का बकरा बना दो। अब चारों लड़कियां खनक के कमरे के कॉरिडोर तक आती है। फिर रूही धीरे से कमरे के बाहर आकर डोर नॉक करती है। खनक अब तक चेंज कर चुकी थी और वह बिस्तर पर ही जाने वाली थी कि तभी डोर नॉक की आवाज से वह कंफ्यूज होकर डोर खोलने जाती है। जैसे ही वो डोर खोलकर देखती है तो रूही थोड़ी घबराई सी उसके सामने खड़ी थी। खनक उसको देखकर कंफ्यूज होकर बोली, क्या हुआ रूही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है? रूही धीमी आवाज में पूछती है, भाभी क्या भैया आपके साथ है इस वक्त? खनक उसे वैसे ही कंफ्यूजन में बोली, नहीं, वो तो बोले कि उन्हें कोई काम है इसलिए बाहर गए हैं। खनक की बात सुनकर रूही रिलैक्स होती है और पीछे मुड़कर इशारा करती है तो बाकी की तीनों लड़कियां भी आती है और अब वो सब कमरे में आ जाते हैं। खनक सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, हुआ क्या है? कोई मुझे कुछ बताएगा? तभी रिया बोली, दीदी ये सभी लड़के बैचलर पार्टी करने वाले हैं, वो भी इसी विला में।
खनक सवालिया लहजे में बोली, बैचलर पार्टी मतलब क्या करने वाली है? तभी स्वीटी उसका हाथ पकड़कर बोली, अरे मेरी भोली छोटू बहन, मतलब बाहर से लड़कियां आएंगी और ये सब उनके साथ डांस करेंगे। मूवी में देखी है ना वो बैचलर पार्टी। खनक हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वो मना करते हुए बोली, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तभी रूही बोली, भाभी आप बहुत भोली हो, कभी भैया पर नजर ही नहीं रखती। अगर ऐसा नहीं है तो इस टाइम पर भैया किस काम से बाहर गए हैं? वो बाहर गए भी है कि इसी विला में है, जरा पता करिए। खनक अब सभी को एक नज़र देखने के बाद बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मोनिका अपनी हाथों की मुठियां बनाकर बोली, उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। अतुल आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मोनिका थोड़ी इमोशन में बह गई थी क्योंकि वो कब से चुप थी। स्वीटी उसकी पीठ पर थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ दीदी, ये गुस्सा अभी अंदर ही रहने दो, जब वो लोग रंगे हाथों पकड़े जाए तब दिखाना। इधर विला के दूसरी तरफ जहां स्टेज लगा हुआ था वह पांचों लड़के आ चुके थे और रेहान जैसे ही क्लैप करता है वहां म्यूजिक बजने लगता है और कुछ लड़कियां वहां शरारा जैसी कॉस्ट्यूम और हैवी मेकअप के साथ आ जाती है। अब म्यूजिक स्टार्ट होता है और वो लड़कियां अपनी बाहें लहराते हुए डांस करने लगती है। पास आने वाला था कि स्वीटी ने फ्लावर वॉश ऊपर उठाया और ये देखकर रोनी उल्टे पैर भागते हुए बोला, मेरी स्वीटू पहले मुझे एक्सप्लेन तो करने दो कि हूँ क्या? प्लीज तुम शादी से पहले ही विधवा हो जाओगी प्लीज यार। वही खनक अपनी आंखों में नमी लिए अभी भी वहां खड़ी थी। जैसे ही रेयांश उसके पास आने को हुआ कि तभी खनक बिना रेयांश की तरफ देखे रूही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलो आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। रेयांश उसे मनाने के लहजे में बोला, जान मुझे सच में नहीं पता था, मैं तो डॉक्टर से मिलने आया था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? कहते हुए रेयांश खनक की कलाई पकड़कर उसे रोक लेता है, लेकिन खनक उसे एक शब्द नहीं बोलती और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। रूही दोनों को साथ देखकर वहां से चली जाती है तो रेयांश उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन खनक ने अभी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। वो उसे देख ही नहीं रही थी और यह रेयांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खनक को लेकर कमरे में आता है और आराम से बिस्तर पर बैठा देता है और खनक के जबड़े को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसे समझाने के लहजे में कहता है, जान नाराज मत हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, जानती हो ना तुम। खनक उसका हाथ हटाकर फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर से रेयांश हल्के हाथों से खनक के जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने लाता है तो खनक अपनी नजरें नाराजगी से नीचे कर लेती है। रेयांश उसे समझाने के लहजे में बोला, सच बोल रहा हूँ जान, यकीन करो मेरा मुझे नहीं पता था कि वो लोग बैचलर पार्टी अरेंज कर रहे हैं, मुझे तो बोला था कि कुछ सरप्राइज है। अब सब खुश थे तो मैंने भी हाँ बोल दिया, मैं तो वहां जाने भी नहीं वाला था, मैं तो गलती से वहां चला गया था। खनक अब तक उसकी बातें ऐसे ही नजरें नीचे किए हुए सुन रही थी। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिससे अब रेयांश का भी दिमाग खराब हो रहा था। रेयांश उसकी बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ऐसे चुप मत रहो यार, गुस्सा करो मुझ पर, शिकायत करो, चिल्लाओ मारो, जो करना है करो, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। खनक अब जाकर उसकी आंखों में देखती है। रेयांश अच्छे देख पा रहा था कि खनक की आंखों में नमी थी। खनक ने अपनी नम आवाज में कहा, आप जानते हैं कि मैं आपको लेकर इनसिक्योर हूं, फिर भी आपने ये गलती की। ये कहते हुए उसकी आंखों में झरने की तरह आंसू बह निकले। रेयांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने परेशानी भरे लहजे में बोला, मैं जानता हूं, मुझे वहां देखने जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती थी, मुझे सीधा तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था। खनक ऐसे ही रेयांश के सीने से लगे हुए सुबक कर बोली, पहले वो नित्या, फिर शनाया, अब और मैं किसी के साथ आपका नाम जुड़ते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर रेयांश खनक को अपने सीने से निकलकर अपने सामने करता है और उसे कंफ्यूजन से देखकर बोला, तुम्हें वो दोनों कैसे याद है? एक मिनट, इसका मतलब तुम्हें सब? फिर वह हैरानी से खनक की तरफ देखते हुए बोला, ये कब हुआ? तुम्हें सब कल ही याद आ गया था ना? खनक ने अपनी गर्दन नामे हिलाकर कर कहा, नहीं, अभी कुछ देर पहले जब वो लड़कियां आपके आसपास आपके करीब थी तब। नित्या भी ऐसे ही कोशिश करती थी आपके करीब आने की, और एक बार शनाया ने भी तो कोशिश की थी। जब आप उन लड़कियों के बीच में थे मेरा दिल टूट रहा था, मुझे वो सब याद आ गया। कैसे शिमला में आप मुझसे 2 दिन तक दूर रहे थे, वो भी उस नित्या की वजह से, और जब शनाया आपके साथ काम करती थी आप मुझसे दूर दूर रहते थे, घर भी टाइम पर नहीं आते थे। मैंने देखा था आप लोगों को उस दिन, वो आपके कितने करीब थी, लेकिन आपने कहा था कि वो गिरने वाली थी, उसने खुद आपको पकड़ लिया था और मैं मान गई।
ये कहते हुए खनक अब रोने लगी थी, उसकी सिसकियां निकलने लगी थी और रेयांश हैरान था कि उसे याद भी आया तो ऐसे। रेयांश उसे चुप करवाते हुए बोला, अरे मेरी जान, मेरा उन दोनों के साथ कुछ नहीं था, तुम अभी भी उसी बातों को दिल पर लगाए बैठी हो। यहां भी मैं गलती से चला गया था, मुझे अंदाजा नहीं था वहां ऐसा कुछ होगा। खनक अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोली, सच्ची? रेयांश उसे ऐसे देखकर उसे अपने और करीब कर बोला, हाँ सच में। और उन दोनों लड़कियों को तुमने अभी तक अपने जहन में दबाकर रखा है, क्यों? खनक अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मुझे नहीं पता, वो लोग मेरे दिमाग से नहीं जाती है। रेयांश उसे लेकर बिस्तर पर लेट जाता है और उसका सिर उसके सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वो शांत लहजे में बोला, मैं किसी और के पास नहीं जा सकता। तुम मुझे छोड़कर 2 बार जा चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। खनक को अपने किए पर पछतावा था। ये सच भी था कि उसने बिना सोचे समझे ये कदम उठाए थे। पहली बार भाग गई थी और दूसरी बार वो मरने चली थी। अगर उस दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो अपने आप को खत्म कर चुकी होती। जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में। अभी तक रेयांश को ये बात मालूम ही नहीं थी कि वो उस दिन मरने के इरादे से बाहर निकल गई थी। दूसरी तरफ रोनी भागते हुए एक कमरे के अंदर आया। जब स्वीटी अंदर की ओर आए तो वहां अंधेरा था। स्वीटी अंदर जाकर जैसे ही रोनी को ढूंढने लगी कि पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया और वह वास लेकर नीचे फेंक दिया, और यह होते ही स्वीटी हैरान रह गई। ये रोनी था जिसने स्वीटी को पीछे से पकड़ा था। उसने स्वीटी कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था, वरना मैं वहां जाता ही नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तो तुम्हारे पास आने वाला था। रोनी की गर्म सांसें स्वीटी के कानों में पड़ रही थी, जिससे स्वीटी सिहर गई थी। अब उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ऊपर से अंधेरा था जिससे उसे डर भी लग रहा था। स्वीटी रोनी को बाहों में दुबक गई थी। वह अपनी डरी हुई आवाज में बोली, रोनी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। रोनी वैसे ही उसके कान में बहुत धीरे से बोला, डरो मत, मैं हूं ना। रोनी स्वीटी को अंदाजे से पकड़कर बेड पर लाया और दोनों ही बिस्तर पर गिर गए। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष रिया को लेकर अपने कमरे में जा चुका था और बिस्तर पर रिया के ऊपर आकर बेहद ही पैशनेट किस कर रहा था। रिया अभी भी उसके सीने पर मार रही थी, जिसका असर मोक्ष पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एक लंबी पैशनेट किस के बाद जब मोक्ष ने रिया के होठों को छोड़ा तो रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वह गुस्से में घूरते मोक्ष को देखने लगी, फिर अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपनी उस तितलियों के पास मेरे पास मत आना। मोक्ष उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है और उसका पूरा शरीर का वजन रिया के ऊपर डाल देता है और अपने दांत पीसते हुए बोला, कब से समझा रहा हूं ना कि मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हारे पास आने वाला था। रिया अपना जोर लगाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। मोक्ष ने अपनी पकड़ उस पर कस ली और अपनी डीप वॉइस में बोला, नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मानोगी नहीं। अब रिया शांत हो जाती है तो मोक्ष उसके गले पर किस करने लगाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी अतुल ने उसे पीछे से पकड़कर अपने पास खींच लिया। मोनिका कसमसाते हुए अतुल से दूर होने की कोशिश करने लगती है तो अतुल उसको खींचते हुए पास के एक कमरे में लेकर चला जाता है और डोर बंद कर देता है। मोनिका ये होते ही हैरान रह जाती है। वह हैरानी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जाने दीजिए मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मोनिका ने ये सब कहते हुए लगभग रो दिया था। अतुल मोनिका को कमर से खींचकर अपने आप से सटा लेता है और उसे अपने बेहद करीब करके उसे बहुत प्यार से बोला, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुमने देखा था ना कि मैं उस लड़की को खुद से दूर कर रहा था, फिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? मोनिका की आंखें नम थी। वह रोनी आवाज में बोली, तो वो लड़कियां किसने बुलाई थी? अतुल वैसे ही शांत लहजे में बोला, ये प्लान रेहान और शिवांश का था, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बैचलर पार्टी रखी है, मैं तो तुम्हारे पास आने वाला था। मोनिका शक भरी नजरों से अतुल को देखने लगी तो अतुल उसे कन्विंस करते हुए बोला, सच में मैं तुम्हारे पास आने वाला था। मोनिका ने अब रोना बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सुबक रही थी कि तभी अतुल उसे उसी रूम में रखे किंग साइज बेड पर ले जाता है, जिसे देखकर मोनिका हैरान हो जाती है। अतुल मोनिका को बेड पर लेकर लेटा हुआ था और मोनिका घबराई हुई थी, उसे डर लग रहा था। वह मना करते हुए बोली, मैं नाराज नहीं हूं आपसे, सच्ची प्लीज अभी जाने दीजिए मुझे। अतुल वैसे ही उसे हग करके बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है?
वह डर रही थी क्योंकि ये सब उसके लिए नया नया था। ऊपर से अगर उन लोगों को किसी ने यहाँ ऐसे देख लिया तो क्या होगा, ये सोचकर वो अतुल को समझा रही थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मोनिका अतुल को समझाते हुए बोली, बस 2 दिन है, 2 दिन बाद आपके पास ही आने वाली हूँ, तब तक प्लीज थोड़ा सब्र कर लीजिए। अतुल मोनिका को के गालों पर किस करता है और प्यार से पूछता है, तुम सच में मुझे नाराज नहीं होना? मोनिका अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ सच में मैं गुस्सा नहीं हूँ आपसे। वह अपनी पलकें बार बार झपका रही थी। अतुल उसकी पलकों पर हल्की सी किस करके उसे लेकर कमरे से बाहर आता है। तभी सामने के कमरे से रोनी और स्वीटी भी बाहर आते हैं। मोनिका स्वीटी को देखकर उसका हाथ पकड़कर वहां से चली गई तो रोनी और अतुल एक दूसरे को देखने लगे, फिर वह भी उनके पीछे जाने लगे। वहीं मोक्ष के कमरे में रिया मोक्ष को मना कर रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। तभी रिया बोली, मोक्ष मैं गुस्सा नहीं हूं, प्लीज अभी छोड़ दीजिए। 2 दिन नहीं रुक सकते क्या आप? फिर आपकी ही हूं, लेकिन अभी छोड़ दीजिए। मोक्ष इस वक्त रिया पर पूरी तरह हावी था। उसने लगभग खुद के और रिया के कपड़े रिमूव कर दिए थे और बुरी तरह रिया को अपनी बाहों में भरे किस कर रहा था। रिया खुद को जितना छुड़ाने की कोशिश करती, मोक्ष उस पर उतना ही हावी होता। आखिर में रिया ने खुद को ढीला छोड़ दिया और यह महसूस होते ही मोक्ष सॉफ्टली उसके सीने पर किस करने लगा। जब उसे महसूस हुआ कि रिया कोई रिएक्ट नहीं कर रही, उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो रिया मुंह फुलाए अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए थी। मोक्ष उसके ऊपर से उठा और नर्म लहजे में बोला, ठीक है नाराज मत हो, कुछ नहीं कर रहा। तुम अगर चाहती हो कि मैं 2 दिन वेट करूं तो अब मैं 2 दिन वेट करूंगा। कहते हुए उसने रिया के जबड़े को हल्के हाथों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसके होठों पर लाइट किस की। फिर उसने बेड के नीचे पड़े हुए रिया के कपड़े उठाए और रिया को बिस्तर पर बैठा कर पहनाने लगा। रिया अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी तो मोक्ष उसे मनाने के लहजे में बोला, प्लीज बेबी नाराज मत हो, हमारी शादी है और तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठो ही तो कैसे चलेगा, प्लीज मान जाओ ना। कहते हुए वो रिया के गालों को सहला रहा था। वैसे रिया को भी नाराज रहकर अपनी शादी खराब नहीं करनी थी। उसने अपनी तिरछी नजर से देखा, फिर बोली, ठीक है नहीं होती, अब मुझे जाना होगा। अब 2 दिन तक कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं चलेगी। मोक्ष ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो रिया मोक्ष के होठों पर लाइट किस करके वहां चली गई। दूसरा दिन गार्डन में हल्दी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था। अब तक सारे गेस्ट आ चुके थे और जल्द ही मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। सभी ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। चारों दुल्हों ने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी, लेकिन अपर बॉडी पर सिर्फ पीले रंग का दुपट्टा गले में डाला हुआ था। सभी लोग एक एक करके चारों लड़कों को हल्दी लगा रहे थे। लड़कों की हल्दी के उतरने के बाद वही उतरी हुई हल्दी लड़कियों को लगनी थी। कुछ ही देर में लड़कों को हल्दी लगाई जा चुकी थी, अब थोड़ी देर बाद लड़कियों को भी लगने वाली थी। खनक अभी अपने कमरे में थी, वह रेडी होकर बाहर आ रही थी कि तभी कॉरिडोर में वह किसी से टकराते हुए बची। उसने जैसे ही सामने देखा तो ये रिया के पापा रविंद्र माथुर थे। खनक हल्की सी डर गई थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ओह थैंक गॉड, सॉरी अंकल, आप ठीक है ना? रविंद्र जी खनक को गौर से देख रहे थे। वो खनक की आवाज से होश में आए, वो हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो ना? खनक हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी रेयांश की आवाज आती है, जान तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? वहां सब वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ। रेयांश की आवाज से अब खनक और रविंद्र जी दोनों की नजर रेयांश पर जाती है। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे। खनक रेयांश की तरफ देखकर नॉर्मल लहजे में बोली, हाँ मैं बस जा ही रही थी, चलिए चलते हैं। कहते हुए वह रेयांश का हाथ पकड़ लेती है तो रेयांश हल्के से अपना हाथ छुड़ाकर उसके गाल को सहलाकर नॉर्मल लहजे में बोला, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। खनक अपनी गर्दन हिलाकर एक नजर रविंद्र जी को देखकर वहां से चली जाती है तो रेयांश के एक्सप्रेशन तुरंत ही सख्त और कोल्ड हो जाते हैं। वो रविंद्र जी को वार्न करने के लहजे में बोला, मेरी बीवी से दूर रहो, अपने भाई की वजह से अब तक चुप हूँ, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना। ये कहते हुए वो खनक जिस रास्ते गई थी उस तरफ चला जाता है। वही रविंद्र जी का चेहरा दुख और तकलीफ से भर जाता है। लड़कों की हल्दी उतर चुकी थी और लड़कियों को हल्दी लगाई जा रही थी। खनक में एक सुधार आया था कि अब वो खुद को भीड़ में भी शांत रख सकती थी और खुद को संभाल सकती थी। वो पहले की तरह ज्यादा डर नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी रेयांश की नजर हमेशा खनक पर रहती थी। पीली सिफॉन साड़ी में खनक आज बाकी दिनों से काफी अलग और खूबसूरत लग रही थी। अब वो खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी।
स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज के साथ पूरी बॉडी फिटिंग के साथ पहनी हुई पीले रंग की सिफोन साड़ी, जिसके पल्लू को अच्छे से प्लीट्स करके अपने कंधे पर रखा गया था, जिससे खनक की एक साइड कमर और हल्का सा पेट अच्छे से झलक कर दिख रहा था। रेयांश की नजर खनक पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे ले जाता है और अब उसकी नजर खनक की हल्की शो हो रही कमर और पेट पर जाती है और उसका गला सूखने लगता है। हालांकि वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने नहीं देता, लेकिन उसकी अंदर से हालत खराब थी। वो खुद ही जानता था कि वह किस तरह खुद को रोक कर बैठा हुआ था। काफी देर बाद चारों लड़कियों की हल्दी की रस्म पूरी हुई। अब जाकर चारों अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही खनक ने अपने कदम विला के अंदर की तरफ बढ़ाए, रेयांश भी अपनी जगह से उठकर जाने लगा। तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कहाँ जा रहे हो? कभी तो हमारे साथ बैठा करो, हर वक्त काम काम में उलझा रहना इतना भी अच्छा नहीं है। रेयांश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, हाँ पता है, और उससे भी जरूरी कुछ है, इसलिए मुझे जाना होगा। वह ये कहते हुए अपने कदम विला के अंदर बढ़ा देता है तो मोक्ष हैरानी से खुद से बोला, काम के अलावा इसके लिए और क्या जरूरी हो सकता है? फिर वह बाकी गेस्ट से मिलने लगा। वही खनक अंदर जा रही थी कि तभी रेयांश ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। खनक अचानक हुए इस एक्शन से हैरान रह गई, लेकिन उसे जाना पहचाना स्पर्श लगा तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपनी स्वीट वॉइस में झिझकते हुए कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे मेहमान जाए हुए हैं, कोई देख लेगा, प्लीज छोड़िए ना। खनक रेयांश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। रेयांश अपनी पकड़ को और कसते हुए बोला, कोई देख लेगा तो क्या हुआ? अपनी बीवी को गले लगा रहा हूं, किसी और की नहीं, और अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो यहां से अपने आप चला जाएगा। खनक उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मान नहीं रहा था। खनक पर लगी हल्दी अब रेयांश को भी लग रही थी और रेयांश अपने गाल को उसके गाल पर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रगड़ रहा था, जिससे खनक की गाल पर लगी हल्दी उसके गाल पर लग जाती है। खनक रेयांश की बाहों में कसमसाते हुए शर्मा रही थी। वही कोई उन दोनों को साथ में देख रहा था। ये रविंद्र जी थे। वो खनक को रेयांश के साथ देखकर कुछ पल के लिए चीड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को नॉर्मल किया और अपना गला साफ करने लगे। ओह ओह! आवाज सुनकर रेयांश पलटकर देखने लगा। रविंद्र जी इस वक्त रेयांश की पीठ के पीछे खड़े थे। हालांकि उन्होंने खनक पूरी तरह से नहीं दिख रही थी। वह रेयांश की बाहों में पूरी तरह से समाई हुई थी, लेकिन उसकी साड़ी की झलक दिख रही थी। रेयांश की पकड़ खनक के ऊपर थोड़ी ढीली पड़ती है और खनक को भी किसी के होने का एहसास होता है, तो वह जल्दी से रेयांश को खुद से दूर करती है और जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाती है। रेयांश पलटकर रविंद्र जी को देखता है तो उसका खून खौल जाता है। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और अपने फेस पर सख्त एक्सप्रेशन लिए रविंद्र जी के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, लगता है आप मेरी वार्निंग को काफी हल्के में ले रहे हैं मिस्टर माथुर। ये मत भूलिए कि आपकी बेटी हमारे ही घर आने वाली है। यहीं पर रुक जाए वरना अच्छा नहीं होगा। आगे वो बेहद सर्द लहजे में अपने दांत पीसकर बोला, उसके और मेरे बीच में आज तक मैंने किसी को आने की इजाजत नहीं दी है। वो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाई है, तो कोशिश भी मत करना। रविंद्र जी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे और वह हल्के से डर जाते हैं। रविंद्र जी डरे हुए लहजे में बोले, उसे जब पता चलेगा तो इस बारे में वो खुद डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। रेयांश का फेस थोड़ा और सख्त और कोल्ड हो जाता है। वो रविंद्र जी को लगभग धमकी देने के लहजे में बोला, उस दिन आपका आखिरी दिन होगा इस दुनिया में। कहते हुए वो खनक जिस दिशा में गई थी उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं रविंद्र जी रेयांश की धमकी पर सिहर जाते हैं। उन्हें पता था कि यह खोखली धमकी तो बिल्कुल नहीं थी। वो ऐसा कर सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। खनक कमरे में आते ही वॉशरूम में चली गई थी। वह शॉवर ले रही थी। रेयांश कमरे में आकर अपनी नजरें घुमाने लगता है। उसे खनक कहीं दिखाई नहीं देती। जब वो वॉशरूम के पास आया उसे पानी गिरने की आवाज आई। उसने वॉशरूम का हैंडल पकड़कर घुमाया और खोलने की कोशिश की, लेकिन अंदर से लॉक था। लेकिन ये होते ही उसका दिमाग और खराब होने लगा। उसने डोर नॉक किया और अपनी भारी आवाज में खनक को आवाज लगाई, खनक दरवाजा खोलो अभी। रेयांश की इतनी कठोर आवाज को सुनकर खनक अंदर हल्के गर्म पानी से शॉवर ले रही थी और उससे उसे काफी सुकून मिल रहा था। अचानक ही सिहर गई। वो मन ही मन सोचने लगी, इन्हें क्या हुआ? फिर वो खुद को देखती है। इस वक्त उसने कुछ नहीं पहना था। उसने किसी तरह डरते हुए आवाज लगाई, बस 2 मिनट। ये सुनकर तो रेयांश का पारा और हाई हो जाता है। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मैंने कहा अभी दरवाजा खोलो। खनक की हालत अब खराब हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि रेयांश को हुआ क्या है। उसने जल्दी से शॉवर बंद किया और बाथरोब लपेटकर जल्दी से डोर ओपन कर दिया।
सामने रेयांश का चेहरा तंग था और बेहद खतरनाक भी। उसकी नीली आंखों में लाल नशे उभर आई थी और ये देखकर खनक अपनी नजरें तुरंत नीचे कर लेती है। वो डरते हुए बोली, सॉरी, मैं। वह आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रेयांश ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने कंधे पर उठा लिया और बिस्तर की तरफ कदम बढ़ा दिए। खनक कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने एक ही झटके में उसे बिस्तर पर पटक दिया। ये होते ही खनक हैरान थी। वह बाथरोब को कस के अपनी मुट्ठियों में भर लेती है और डरते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। रेयांश खनक की बातों को इग्नोर कर अपनी पहनी हुई धोती को निकालकर फेंक देता है। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ही कपड़ा ट्रंक्स पहना हुआ था और ये देखकर खनक अपनी आंखें बंद कर देती है। रेयांश आगे बढ़कर खनक के ऊपर आता है और उसके बाथरोब की नोट को खोल देता है और ऐसा होते ही खनक अपनी आंखें झटके से खोल देती है तो रेयांश उसे अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। वो एक ही झटके में बाथरोब निकलकर फेंक देता है। ये होते ही खनक अपने दोनों हाथ रेयांश की चेस्ट के ऊपर रखकर उसे दूर करने की कोशिश करने लगती है और रेयांश को समझाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त बाहर मेहमान आए हुए हैं, समझने की कोशिश करिए, अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। रेयांश उसके दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर में दबा देता है और अपनी सर्द आवाज में बोला, यू डोंट वरी अबाउट इट, मुझे अभी तुम चाहिए, मतलब चाहिए। खनक की सिसकियों की आवाज के साथ साथ रेयांश की गहरी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है और करीब 2 घंटे बाद जाकर माहौल शांत होता है। खनक इतनी थकी हुई थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। रेयांश उसके सीने पर सिर रखकर उसके ऊपर ही लेटा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जी अपने कमरे में आते हैं और अपनी बैग से एक फाइल निकलकर खोलते हैं। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी। ये तस्वीर काफी पुरानी थी। तस्वीर में जो लड़की थी उसकी शक्ल काफी हद तक खनक से मिलती जुलती थी। रविंद्र जी उस तस्वीर को हल्के हाथों से छूते हुए बोले, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उस वक्त बोलना चाहिए था, लेकिन मैं चुप रह गया, हिम्मत ही नहीं हुई, क्या करता। लेकिन इस बार मैं नहीं डरूंगा, मैं हिम्मत करूंगा। मुझे पता है वो सुहानी है और उसे पाने के लिए मैं उसके पति से भी लड़ जाऊंगा। इस वक्त रविंद्र जी के चेहरे पर बहुत सारे इमोशन थे। वह आगे बोले, कितना लाचार हूं मैं, उसे कुछ बता भी नहीं पा रहा। उसे पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेगी यह भी नहीं पता। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूँ उसका पति हमेशा उसे मुझसे दूर कर देता है। वो उसके आसपास ही रहता है, लेकिन जब वो सच्चाई जानेगी वो जरूर मुझे अपनाएगी, ये मेरा दिल कहता है। ये कहते हुए रविंद्र जी उस तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। वहीं रेयांश के कमरे में खनक थोड़ी रिलैक्स हुई। उसे लगा रेयांश सो चुका है, इसलिए वो किसी तरह रेयांश को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करती है। तभी एक सर्द आवाज उसके कानों में पड़ती है, जान तुम्हारी कोशिश बेकार है। ये कहते हुए रेयांश ने अपना सिर उठाया और खनक के चेहरे की तरफ देखने लगा तो खनक का मुंह फुला हुआ था, उसके चेहरे पर नाराजगी थी। रेयांश हल्के से उसके गाल पर किस करता है तो खनक अपना मुंह फेर लेती है। रेयांश उसके जबड़े को पकड़कर उसका फेस अपने फेस के एकदम करीब और सामने लेकर आता है और सर्द आवाज में बोला, मुझसे मुंह फेरने की गलती मत करना, मैं ये जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खनक अपनी रोनी आवाज में बोली, अब मैं नाराज भी नहीं हो सकती क्या? आपको हुआ क्या है, प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? रेयांश उसकी रोनी शकल को देखकर प्यार से उसके होठों पर लाइट किस करता है और उसके ऊपर से उठता है। वह अपने नर्म लहजे में बोला, रोना बंद करो, अब प्यार से बात करूंगा, लेट्स टेक अ बाथ टुगेदर। कहते हुए वह खनक को अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। खनक अपना मुंह फुलाए रेयांश के चेहरे को देखने लगती है जो अभी भी सर्द था और क्यों उसे नहीं पता था। बाहर हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी और सारे गेस्ट जा चुके थे। हेजल जी, रूही की मां और रविंद्र जी की पत्नी अपने कमरे में आती है। जब वह कमरे में एंटर करती है तो वह रविंद्र जी को किसी फाइल हाथ में पकड़े देखती है। वह उनके पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी की शादी है और आप अपने काम में बिजी है। जब से यहाँ आए हैं देख रही हूँ आप कहीं खोए खोए हुए से लग रहे हैं। रविंद्र जी जल्दी से वो फाइल बंद कर देते हैं और हल्का सा मुस्कुराकर बोले, ऐसा कुछ नहीं है, बस बेटी कुछ दिनों में पराई हो जाएगी, फिर उस पर हमारा अधिकार कम हो जाएगा। ये कहते हुए रविंद्र जी के चेहरे पर अलग ही इमोशन थे, जैसे वो अपने दुख को अंदर ही अंदर छुपा रहे हो। हेजल जी थोड़ी इमोशनल होकर बोली, उसकी शादी हो जाएगी लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी रहेगी। हाँ, उसकी कुछ प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी लेकिन वो फिर भी हमारी ही बेटी कहलाएगी।
दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी रिया कमरे में आई और वो चहकते हुए बोली, मॉम आपने खनक दीदी को देखा? वो कब से नहीं मिल रही, मुझे उनसे जरूरी काम था। हेजल जी रिया की तरफ देखकर बोली, नहीं, हल्दी के बाद वो बोल रही थी शॉवर लेने जा रही है, लेकिन उसके बाद दिखी नहीं। रविंद्र जी को याद आता है कि उन्होंने उसे रेयांश के साथ देखा था, लेकिन वो चुप रहते हैं। वही रेयांश के कमरे में बाथरूम में रेयांश खनक को लेकर बाथटब में बैठा हुआ था। खनक उसके सीने पर सिर रखकर आंखें बंद करे सुकून से बैठी थी कि तभी उसकी आंखें अचानक खुल जाती है। खनक को अपने लोअर पार्ट पर कुछ महसूस होता है और यह होते ही उसका बदन कांप उठता है। उसे हल्का सा दर्द भी हो रहा था। उसने अपना सिर उठाकर रेयांश के सामने देखा। रेयांश उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देख रहा था। खनक हल्की सी सिसकी लेते हुए बोली, दर्द हो रहा है प्लीज? रेयांश काफी सॉफ्ट तरीके से सहलाते हुए धीमी आवाज में बोला, सॉरी मैंने तुम्हें दर्द दिया। कहते हुए वह धीरे से खनक के होठों पर लाइट किस करता है। खनक उसके चेहरे को देखते हुए मासूमियत से बोली, क्या आप किसी बात से परेशान हैं? रेयांश खनक के प्यारे से चेहरे को निहारने लगता है। वह सोचता है कि ये लड़की खुद इतनी तकलीफ में होने का बाद भी उसकी तकलीफ समझ जाती है। रेयांश ने अपना हाथ उसने खनक की कमर में अपने दोनों हाथ लपेट लिए, उसके खनक की पीठ को अपने सीने से चिपका लिया और पीछे से एक टाइट हग कर लिया। उसने अपनी डिप मगर धीमी आवाज में खनक से कहा, अगर तुम्हारे अतीत का कोई करीबी रिश्ता तुम्हारे सामने आ जाए और वह तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहे तो तुम क्या करोगी? क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहोगी? खनक ये सुनकर तुरंत ही अपनी गर्दन रेयांश की तरफ घुमा लेती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखती है और हैरानी से बोली, क्या कोई ऐसा है जो मेरे अतीत से जुड़ा है? कौन है वो? क्या उसने खुद कहा कि वो मेरा कोई रिश्तेदार है? खनक को इस तरह इतना बेचैन होकर पूछते हुए देख रेयांश के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। अगर खनक सच में उस इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो गई तो क्या उसे फिर से डराकर, ब्लैकमेल करके और जबरदस्ती खनक को अपने पास रखना होगा? खनक अपने सवाल करते हुए रेयांश के चेहरे को देखती है जो काफी हद तक कोल्ड पड़ चुका था। उसकी तकलीफ साफ दिखने लगी थी। अगले ही पल खनक ने अपने नर्म होठों को उसके सख्त होठों के साथ जोड़ दिए। खनक को ठीक से किस नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह रेयांश के नीचे होठ को अपने मुंह में भरकर सक करने लगती है और यह एहसास होते ही रेयांश वैसे ही अपनी जगह पर ठगा सा बैठ रहता है। वह हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसने खनक के होठों को अपने मुंह में भर लिया और सॉफ्ट तरीके से सक करने लगा। करीब 10 मिनट बाद रेयांश खनक के होठों को छोड़ता है तो दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। खनक अपनी सांसों को कंट्रोल करती है, फिर अपनी स्वीट आवाज में कहती है, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं किसी भी अपने पुराने रिश्ते के लिए आपको छोड़कर जा सकती हूँ? मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपने अतीत से जुड़े कोई भी रिश्ते नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। मेरी पहचान सिर्फ आपसे है। मैं आपकी हूँ और हमेशा आपकी ही रहूंगी। मुझ पर आपका हक है और हमेशा आपका रहेगा। मैं खनक हूँ या सुहानी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपकी होकर रहना चाहती हूँ। इस दुनिया में एक आप ही है जिन्होंने मेरी हर गलतियों को माफ किया, मेरी हर कमी को अपनाया, और आज भी आप मेरी वजह से कितना सफर कर रहे हैं ये भी जानती हूँ। फिर खनक रेयांश की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब ले जाकर इमोशनल होकर बोली, आपको क्या लगता है क्या मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है? मैं जानती हूँ। मुझे बताए बिना आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं। कुछ तो सीरियस हुआ है ये भी जानती हूँ। आप मेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं ये भी जानती हूँ। कहते हुए खनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रो रही थी। वह रोते हुए आगे बोली, आई लव यू। रेयांश उसकी बातों को सुनकर इमोशनल हो गया। उसने अगले ही पल खनक को पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और अब खनक के दोनों पैर उसके कमर पर लिपट जाते हैं। वो खनक के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने फेस के करीब करके अपनी डिप वॉइस में बोला, आई लव यू टू जान, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। एक तुम ही थी जिसने मेरे दिल को धड़काया था, प्यार करना सिखाया था। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। कहते हुए वो खनक के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और बहुत ही पैशनेट होकर किस करने लगता है। खनक भी उसका साथ देने लगती है। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे में खोने लगते हैं और कुछ ही देर में वॉशरूम का माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। धीरे धीरे खनक की सिसकियां बढ़ने लगती है और साथ में रेयांश की सांसों की आवाज पूरे माहौल को मदहोश बना रही थी। और 1 घंटे बाद सब शांत हो जाता है। दूसरे दिन, आज दिन में कोई भी फंक्शन नहीं था क्योंकि रात को संगीत का फंक्शन था।
दोपहर का टाइम था और खनक हॉल में बैठी थी। इस वक्त सभी लोग अपने कमरे में आराम करने के लिए गए थे, लेकिन खनक रेयांश का इंतजार करते हुए वहीं बैठी थी। रेयांश एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस गया हुआ था, इसलिए खनक बाहर हॉल में ही उसका इंतजार करे बैठी थी। तभी रविंद्र जी वहां आते हैं और खनक को देखकर वहां बैठते हुए बोले, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। खनक रविंद्र जी को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं उनका इंतजार कर रही थी, वो निकल चुके हैं ऑफिस से, बस आते ही होंगे। रविंद्र जी खनक की मुस्कान को गौर से देखते हैं, जिसकी खुशी वो समझ रहे थे, और ये देखकर उन्हें रेयांश से जलन हो रही थी। वह आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि रेयांश वहां आ जाता है। खनक अपनी जगह से उठकर रेयांश के पास चली जाती है। उसके चेहरे पर चमक थी। खनक के खिले हुए चेहरे को देखकर रेयांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं रविंद्र जी खनक को जाते हुए देखकर मायूसी से अपने आप से बोले, मेरी बेटी, ये मेरी बेटी है, लेकिन क्या मैं उसे बता पाऊंगा? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। रविंद्र जी को अवंतिका जी की याद आ जाती है। उन्हें हर बार खनक को देखकर अवंतिका जी की याद आ जाती थी। उन्होंने मन मन ही कहा, अवंती हमारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वही आंखें, वही मासूम चेहरा, वही आवाज, काश कि उस वक्त मैंने हिम्मत की होती तो। ये कहते हुए उनके आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। खनक को गले लगाते हुए रेयांश की नजर रविंद्र जी की तरफ जाती है। वो अभी भी मायूसी से अपनी नजरें नीचे किए हुए अपने ख्यालों में खोए हुए थे। रेयांश ने बहुत ही धीमी आवाज में खनक के कान के पास झुककर कहा, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूं। खनक धीरे से उससे अलग होती है और अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। वो एक नज़र रविंद्र जी की तरफ देखकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रेयांश रविंद्र जी के सामने आकर बैठता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, इंसान रिश्ते खो देने के बाद उनकी अहमियत को समझता है। आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे आपके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आप ही की वजह से उसने मुझे अपनी दिल की बात पहली बार खुलकर बताई है। पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि दुनिया का कोई भी रिश्ता उसके लिए मुझसे बढ़कर नहीं है, वो सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी रहेगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। रविंद्र जी के चेहरे पर दर्द उभर आता है। उन्हें अब सालों पहले हुई एक गलती का गिल्ट खाने लगा था। उनकी अपनी बेटी, अपना खून उनके सामने था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वो ना तो उस पर कोई हक जता सकते थे और ना ही उसके लिए कोई फर्ज निभा सकते थे। रेयांश को उनके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह से उठकर चला जाता है। हेजल जी रविंद्र जी को ढूंढते हुए जब आती है तो उन्हें हॉल में रविंद्र जी मायूस बैठे दिखते हैं, जिसे देखकर हेजल जी उनके कंधे पर हाथ रखती है तो वह अचानक ही डर जाते हैं, जिससे हेजल जी थोड़ी परेशान हो जाती है। वह देख पा रही थी कि जब से रविंद्र जी यहाँ आए थे वो खोए खोए से लग रहे थे। हेजल जी रविंद्र जी से परेशान होकर बोली, क्या बात है रवि, आप जब से यहाँ आए हैं काफी परेशान रहने लगे हैं, क्या रिया को लेकर आप टेंशन में हैं? रविंद्र जी हेजल जी का हाथ पकड़ उनकी हथेली पर अपना सिर लगा देते हैं। हेजल जी को अपनी हथेली पर कुछ गीला सा महसूस होता है तो वह हैरानी से रविंद्र जी से बोली, क्या बात है? जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? आपको ऐसी कौन सी बात खाई जा रही है? रविंद्र जी कुछ नहीं बोलते, वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। पीछे पीछे हेजल जी भी चली जाती है। कई बार पूछने पर भी रविंद्र जी कुछ भी नहीं बताते हैं। रेयांश कमरे में आता है तो खनक कपड़े लेकर बैठी हुई थी। रेयांश के आते ही वो कपड़े साइड में करती है और अपनी मीठी आवाज में बोली, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। रेयांश खनक का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, मैं बाहर खाकर आया हूँ, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। रेयांश वॉशरूम चला जाता है और खनक अपने बाहर निकाले सारे कपड़े को फोल्ड करके क्लोजेट की तरफ बढ़ जाती है। इस वक्त उसके मन में कुछ चल रहा था जो समझना मुश्किल था। वो रेयांश से सवाल करना चाहती थी लेकिन वो अपने आप को रोक रही थी। रात का समय, सिंघानिया विला के गार्डन में आज संगीत की नाइट थी और वहां काफी अच्छे से सब कुछ सजाया हुआ था। शादी धामधूम से हो रही थी लेकिन काफी चुनिंदा गेस्ट और हर फंक्शन को काफी सादगी से रखा गया था, इसलिए वहां मीडिया नहीं थी। बिना किसी प्रेशर और तमाशे के काफी अच्छे से सारे फंक्शन होने की वजह उसकी सादगी थी और यह फैसला खनक का था। वो ज्यादा तामझाम नहीं चाहती थी, बस घर के लोग और करीबी रिलेटिव्स। गार्डन को काफी अच्छे से सजाया गया था। अब तक सभी गेस्ट आ चुके थे और अब इंतजार था चारों जोड़ियों का।
सबसे पहले अतुल और मोनिका की एंट्री होती है। एक स्पॉटलाइट पड़ती है और मोनिका अतुल के हाथों में हाथ डालकर अपनी नजरें नीचे किए हुए आगे बढ़ रही थी। उसके बाद रोनी और स्वीटी की एंट्री होती है। स्वीटी का हाथ रोनी के हाथों में था और दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। दोनों ही चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अपनी दोनों बेटियों को इस तरह देखकर सुनीता जी और अशोक जी की आंखें भर आती है। उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनकी बेटियों को इतने अच्छे जीवन साथी मिल सकते थे और यह सब सिर्फ खनक की वजह से था। अब मोक्ष और रिया की एंट्री होती है। एक स्पॉटलाइट पड़ते ही दोनों सबके सामने थे। मोक्ष ने रिया की कमर को काफी सॉफ्ट तरीके से पकड़ा था और दोनों के चेहरे पर एक प्यार सी स्माइल थी। एक नज़र दोनों एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर हेजल जी के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है। वहीं रविंद्र जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी नज़रें अभी भी इंतजार में थी। थोड़ी ही देर में एक स्पॉटलाइट पड़ती है। सामने रेयांश था और उसके हाथों में खनक का हाथ पकड़ा हुआ था। खनक रेयांश के पीछे थी। खनक ने सिल्वर कलर की साड़ी पहनी थी और यह काफी स्टाइलिश तरीके से पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती निखरकर बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। रेयांश उसकी घबराहट को महसूस कर पा रहा था। उसे वो वक्त याद आ जाता है जब वो खनक को लेकर सबके सामने और मीडिया के सामने आया था। उस वक्त भी इसी तरह उनके ऊपर एक स्पॉटलाइट थी, लेकिन वह वक्त और हालत कुछ और थे। रेयांश ने हल्के से उसका हाथ खींचा और उसे बिल्कुल अपने बराबर खड़ा कर दिया। रेयांश ने खनक की कमर पर पीछे से अपना एक हाथ लपेट लिया और अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल रखते हुए उसे अपने करीब करके धीमी आवाज में बोला, डोंट पैनिक, आई एम हियर विद यू, कम विद मी। कहते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, जिसके साथ खनक भी अपने कदम बढ़ा देती है। लेकिन रेयांश की नजरें सिर्फ खनक के ऊपर थी। वही खनक भी रेयांश की आंखों में देख रही थी। तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है और एक प्यारा सा सॉन्ग बजने लगता है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है, यहां चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है। जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। खनक अपने आसपास के माहौल को भूल चुकी थी और रेयांश भी यही चाहता था। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। खनक को रिलैक्स देखकर रेयांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खनक की आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देता है। और यह होते ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब रेयांश इतने लोगों के बीच में इस तरह मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। दोनों ही अब बाकी के कपल के साथ आ जाते हैं और रेयांश धीरे से खनक के कान के पास झुककर कहता है, सामने देखो। जब वो सामने देखती है तो एक बहुत ही बड़े रेड कलर के हॉट शेप पर दोनों का नाम था और उसके नीचे एक कपल, खूबसूरत सा कपल, डांस पोज लेकर खड़े थे। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो उजाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ जीना मुझे फिर से वो सीखा रहा। जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। खनक रेयांश की तरफ देखती है तो वह अपनी आंखों से ही उसे डांस के लिए पूछ रहा था, जिसे खनक बखूबी समझ चुकी थी। खनक ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो ऑलरेडी काफी सारे कपल एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिकली डांस कर रहे थे। खनक ने अब आगे कुछ नहीं सोचा, उसने रेयांश के हाथों में अपना हाथ दे दिया तो रेयांश ने भी उसकी कमर को पकड़कर हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया और यह होते ही खनक अपने मुंह में आए सलाइवा को घटक लेती है और उसकी बॉडी थोड़ी सी काम उठती है। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तू बता दे क्या है इरादा तेरा। मैं परिंदा बेसबार था उड़ा जो दरबदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। खनक की कमर पर रेयांश की उंगली के ऊपर पहनी अंगूठी का हल्का सा निशान पड़ जाता है, क्योंकि उसकी खुली कमर पर रेयांश ने थोड़ा सा जोर दिया था उसे अपनी तरफ खींचने के लिए, जिससे खनक के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल जाती है। आह। और यह होते ही रेयांश अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है, लेकिन वह जैसे ही हटाने को होता है खनक उसका हाथ पकड़कर फिर से उसकी कमर पर रख देती है और हल्का सा मुस्करा देती है। रेयांश उसकी प्यो मुस्कुराहट में खो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के करीब होकर हल्के हल्के डांस स्टेप्स लेने लगते हैं।
और यह सब होते हुए रविंद्र जी कब से देख रहे थे। वो आज खनक को सारी सच्चाई बताना चाहते थे और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज ही सब कुछ बता देंगे। कुछ वक्त बाद रेयांश कुछ गेस्ट के साथ बैठे हुए बातें कर रहा था, वही खनक भी बाकी सबके साथ बैठी हुई थी। उसकी नजरें बार बार रेयांश की तरफ जा रही थी। रविंद्र जी जब देखते हैं कि खनक रेयांश से अलग जाकर बैठी हुई है तो वह मौका देखकर खनक के पास चले गए। उन्होंने खनक को धीमी आवाज में कहा, क्या थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ? खनक अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है तो रविंद्र जी खड़े थे। वह आसपास देखती है तो मोनिका और स्वीटी उनकी बातों में बिजी थी। वही रूही और रिया फूड काउंटर के पास चली गई थी। खनक ने हाँ बोला और बैठने के लिए कहा तो रविंद्र जी ने उसे थोड़ी दूर रखी गई 2 चेयर्स को दिखाते हुए कहा, क्या वहां बैठकर बात कर सकते हैं? खनक का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले उठकर वहां चली गई और जाकर वहां बैठ गई। रविंद्र जी उसके सामने बैठे और उसके कंफ्यूज चेहरे को देखकर सीरियस टोन में बोले, मुझे पता है तुम सुहानी हो। 124 खनक के चेहरे के एक्सप्रेशन शौकन नहीं थे लेकिन सीरियस थे।